कोनिचिवा मिन्ना-सान, स्वागत है आपका नामी एक्सप्लेनर चैनल पर, जहां एनिमी सिर्फ देखी नहीं बल्कि समझी भी जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ है एक सुलझा हुआ लड़का और दूसरी तरफ एक बोल्ड लड़की। मजेदार बात यह है, ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन स्कूल से हैं और इन दो स्कूलों के बीच की दुश्मनी इतनी गहरी कि बवाल मच सकता है। आज हम लेकर आए हैं द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जिसके एपिसोड 1 और 2 को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के डुबकी लगाते हैं इस धमाकेदार और दिलचस्प कहानी में। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद एस्थेटिक और प्रोफेशनल दिखने वाले गर्ल्स हाई स्कूल से, और वही दूसरी तरफ हमें एक बॉयज हाई स्कूल। और वही खिड़की के पास बैठा होता है हमारा मेन कैरेक्टर रिंतारो। वो गहरी सोच में डूबा हुआ खुद से कहता है, इस पर्दे के उस पार एक ऐसी दुनिया है जिसमें मैं कभी भी शामिल नहीं हो सकता। उसकी आवाज में था एक अजीब सा फासला। तभी सीन शिफ्ट होता है रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स और 2 अनजान लड़कों पर, जिनकी हल्की सी टक्कर एक बहस में बदल जाती है। अब वही एक ग्रुप शांत इस बात को रफा दफा करना चाहता है, लेकिन सामने वाले 2 लड़के अब भी तकरार पर अड़े रहते हैं। वो उनसे कहते हैं, तुम्हारी यूनिफॉर्म देखकर लग रहा है कि तुम लोग चिदोरी हाई स्कूल से हो, है ना? फिर अचानक बात घूम जाती है एक खास इंसान की तरफ। वो एक ब्लॉन्ड लड़के का जिक्र करते हैं, लंबा कद, दबंग अंदाज, और कहते हैं कि उसी ने उनके एक जूनियर को परेशान किया था। तभी उनमें से एक स्टूडेंट थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, शायद तुम रिंतारो की बात कर रहे हो। लेकिन तभी उन दोनों लड़कों के पीछे से अचानक एंट्री होती है रिंतारो की। उसका लंबा कद और डरावना लुक देखकर वो दोनों लड़के दंग रह जाते हैं। और अब रिंतारो उनसे पूछता है, क्या तुम लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे थे? उसकी खतरनाक शक्ल और ठंडी नजरों से डरकर वो दोनों लड़के बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन रिंतारो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग जरूर कोई झमेला खड़ा कर रहे थे। इस पर उसका दोस्त उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। अब सभी दोस्त रिंतारो को पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे बहस शुरू हुई थी। ये सुनकर रिंतारो उन्हें उस जूनियर लड़के की सच्चाई बताता है। वो कहता है, कुछ दिन पहले की बात है, एक रात मैंने अपने घर के बाहर किसी को बहस करते सुना। जब रिंतारो ने बाहर जाकर देखा तो एक लड़का एक लड़की से रिजेक्ट हो गया था और उस लड़की ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। ये देखकर रिंतारो को बुरा लगा, इसलिए वो उस लड़के से हालचाल पूछने गया। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने रिंतारो की शक्ल देखी, वो डर के मारे गिरते पड़ते वहाँ से भाग जाता है। ये सब सुनने के बाद अयातो हंसते हुए कहता है, रिंतारो और रात, ये तो खतरनाक कॉम्बिनेशन है। उस बेचारे को तो लगा होगा कि उसकी आज आखिरी रात है। तभी सामने से 2 लड़कियां हंसते हुए आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो रिंतारो और उसके दोस्तों को देखती है, वो उनको इस तरह देखने लगती है जैसे उनकी मौजूदगी से ही उन्हें एलर्जी हो। इसी दौरान उन दोनों में से एक लड़की का हैंगर चिप गिर जाता है। उसामी उसे उठाता है और शालीनता से उनकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो लड़की बड़े रूखे अंदाज में कहती है, मैं अब इसे कभी यूज नहीं करने वाली, तो तुम इसे फेंक दो। अब वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है और उनके जाते ही उसामी इतरा कर बोलता है, पक्का वो मेरी हैंडसमनेस से शर्मा गई होंगी। उसामी की बात पर उसका दोस्त साकू ताना मारते हुए कहता है, सच कहूँ तो वो हमसे वाकई में नफरत करती है। फिर सीन में दिखाया जाता है गर्ल्स हाई स्कूल और बॉयज हाई स्कूल एक दूसरे के ठीक बगल में बने हुए हैं। गर्ल्स एकेडमी एक प्राइवेट और बेहद ऑनरेबल स्कूल है, जहाँ लड़कियां खुद को नोबल लेडीज समझती है, लेकिन जब बात हमारे जैसे लड़कों की हो तो उनके दिल में घिन और नफरत से भरा है। दूसरी तरफ है चितोरी हाई स्कूल, जहाँ लड़के सीधे शब्दों में कहें तो गधे हैं। सब कुछ ऐसा मैस्ड अप है कि गर्ल्स एकेडमी की जो क्लासेस बॉयज स्कूल की बिल्डिंग के सामने है, वो सभी लड़कियां तक अपने क्लासरूम के कर्टन्स तक नहीं खोलती। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स की लाइफ ग्रेजुएशन के बाद भी एक दूसरे से पूरी तरह अलग होगी, जैसे 2 अलग अलग दुनिया के लोग। तभी उसामी रिंटारो से कहता है कि आज कैरियो के चलते हैं, सब लोग आ रहे हैं। लेकिन रिंटारो तुरंत मना कर देता है। असल में उसकी मॉम का मैसेज आया होता है कि उसे आज स्टोर पर आकर मदद करनी है। लेकिन रिंटारो ये बात उसामी को नहीं बताता, तो उसामी उसे कहता है, कहीं तुझे गर्लफ्रेंड तो नहीं मिल गई? जिस पे रिंटारो उसे बेवकूफ कहता है। अब सीन कट होता है एक प्यारी सी बेकरी शॉप में, जहाँ रिंटारो की मॉम उसे डांट रही होती है कि आखिर वो इतना लेट कैसे हो गया। अब रिंटारो अपनी मॉम से थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, मॉम, मेरे जैसे स्केरी इंसान को काउंटर पर बिठाना सही रहेगा? इस पर उसकी मॉम कहती है, चिंता मत करो, आज बारिश हो रही है, इसलिए आज एक ही कस्टमर है और बाकी सबने तो छुट्टी ली हुई है। इसके बाद रिंतारो हमें वॉइस ओवर में बताता है, मेरी फैमिली की खुद की एक बेकरी शॉप है और अक्सर मुझे यहाँ मदद करनी पड़ती है। वो अब थोड़ा रुक कर कहता है, और ना ही आज तक मैंने स्कूल में इस बारे में किसी को बताया है। तभी रिंतारो की नजर एक लौते कस्टमर पर पड़ती है, जो कि लड़की है जिसका नाम वागुरी है। वो बड़े चाव से केक खा रही होती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रिंतारो पर पड़ती है, वो चौंक जाती है, जिस वजह
वजह से उसे खराश हो जाती है और वो खांसने लगती है। रिंतारो ये देखकर तुरंत उसके लिए पानी लेकर आता है और अब वही खड़े खड़े मन में सोचता है कि ये लड़की तो काफी छोटी लग रही है, शायद ये मिडिल स्कूल की हो। लेकिन जैसे ही वागुरी उसे घूरते हुए देखती है तो वो अचानक बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। रिंतारो बस खड़ा रह जाता है और सोचता है पक्का मैंने उसे डरा ही दिया होगा। शॉप बंद होने के बाद रिंतारो अब अपनी मॉम से पूछता है कि वो लड़की कौन थी, जिस पर उसकी मॉम बताती है उसका नाम वागुरी है और वो तो हमारी रेगुलर कस्टमर है। लेकिन ये सुनकर रिंतारो ज्यादा खुश नहीं होता। अब उसकी मॉम को लगता है कि शायद रिंतारो ने कुछ गलत किया है, लेकिन रिंतारो बताता है नहीं मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो बस मुझे देखकर डर के भाग गई। इस पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि चिंता मत करो, वागुरी ऐसी लड़की नहीं है और हर बात का दोष खुद को देना ये बहुत गलत आदत है। और अब उसकी मॉम अपना असली रूप देखकर कहती है अगर वागुरी ने आना बंद भी कर दिया तो मैं अपने केक्स के जरिए उसे वापस खींच लाऊंगी। फिर अगला दिन हम स्कूल में रिंतारो को देखते हैं जो अब भी वागुरी के बारे में सोचता जा रहा है। तभी वहाँ उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ रिंतारो, किसी बात से परेशान हो क्या? जिस पर रिंतारो कहता है नहीं नहीं सब ठीक है और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके दोस्त समझ जाते हैं कि वो कुछ छुपा रहा है। सीन कट होता है अब हम रिंतारो के कमरे में, जहाँ अचानक उसकी मॉम उसके कमरे के अंदर आकर कहती है रिंतारो शॉप में वागुरी आई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। जहाँ रिंतारो उससे मिलने के लिए जाता है और माफी मांगने ही वाला होता है कि तभी वागुरी अचानक कहती है मैं तुमको ट्रीट देना चाहती हूँ, जो रिंतारो के लिए वाकई काफी शॉकिंग था। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों उसी की फैमिली बेकरी में बैठे होते हैं और रिंतारो के सामने एक मस्त केक रखा होता है जो कि वागुरी की तरफ से उसके लिए ट्रीट होता है। रिंतारो थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है एक छोटी सी बच्ची मेरी फैमिली की शॉप में मुझे ट्रीट कर रही है। फिर वागुरी उसे माफी मांगती हुए कहती है सॉरी उस दिन अचानक शॉप से भाग जाने के लिए। रिंतारो नोटिस करता है कि वागुरी का पूरा ध्यान उस ट्रीट वाले केक पर टिका हुआ है। तभी रिंतारो खुद वही केक ऑफर करता है। वागुरी पहले तो मना करती है लेकिन रिंतारो के मुस्कुराते हुए ऑफर करने पर वो आखिरकार मान जाती है और जैसे ही वागुरी केक का एक बाइट लेती है उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है एक बच्ची की तरह। फिर वागुरी बताती है कल शॉप में ज्यादा कस्टमर नहीं थे तो मैंने थोड़े ज्यादा केक खा लिए। रिंतारो भी इस पर माफी मांगता है। इसके बाद वागुरी खुद का इंट्रोडक्शन देती है और रिंतारो भी खुद इंट्रोड्यूस करता है। अब वागुरी अचानक थोड़ी एक्साइटमेंट में कह देती है आखिरकार मुझे तुम्हारा नाम पता चल ही गया रिंतारो। और ये सुनकर रिंतारो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो वागुरी की तरफ देखता है और तभी वागुरी थोड़ा शर्माते हुए कहती है वो मैंने तुम्हें शॉप में कई बार देखा था और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा नाम जानना चाहती थी। अब रिंतारो भी थोड़ा कंफ्यूज होके पूछता है तो इसका मतलब तुम मुझसे डरी नहीं थी? जिस पर वागुरी थोड़ा लाल पड़ते हुए कहती है नहीं, असल में ये पहली बार था जब किसी लड़के ने मुझे इस तरह देखा, इसलिए मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और उसी वजह से मैं शॉप से भाग गई थी। ये सुनकर रिंतारो एकदम हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझ जैसे डरावने इंसान से तो इसे दूर भागना चाहिए था। और जैसे ही उसकी नजर दोबारा वागुरी पर पड़ती है तो दोनों की नजरें मिलती हैं। वो दोनों ही एक साथ शर्मा जाते हैं। रिंतारो थोड़ी हड़बड़ाहट में कहता है वैसे अब तो काफी देर हो चुकी है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ सकता हूँ। लेकिन वागुरी उसे मना कर देती है और वो जाते जाते एक केक भी खरीद लेती है। और अब वागुरी अचानक मुस्कुराते हुए पलटती है और कहती है मैंने तुम्हें कभी भी स्केरी नहीं समझा। रिंतारो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वागुरी एक प्यारी सी स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो चली जाती है तो हमें वही दो लड़के दिखाई जाते हैं जिनकी नजरें वागुरी पर टिकी होती है। फिर सीन कट होता है। रिंतारो अपने रूम में वापस आता है और वो थोड़ा सोच में डूब जाता है कि बचपन से ही लोग उसे स्केरी कहते थे। यहाँ तक कि जब स्कूल में सबको पता चला कि उसके घर की केक शॉप है तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे थे। और जैसे ही ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है तभी अचानक उसकी मॉम कमरे में आती है और कहती है वो केक जो वागुरी ने खरीदा था हमें वो बाहर गिरा हुआ मिला है। दूसरी तरफ हमें वही दो लड़के दिखाए जाते हैं जो एपिसोड की शुरुआत में नजर आए थे और उन्होंने वागुरी को घेर रखा होता है। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे। दूसरी तरफ रिंतारो वागुरी को ढूंढने लगता है और वो काफी परेशान होने लगता है कि वागुरी ठीक है या नहीं। तभी उसकी नजर उन दोनों लड़कों पर पड़ती है और पास जाकर उसे कंफर्म हो जाता है कि वागुरी भी उनके साथ है। अब रिंतारो छुपकर उनकी बातें सुनता है जहाँ उनमें से एक लड़का वागुरी से कहता है कि रिंतारो एक बदमाश लड़का है, मिडिल स्कूल में हमेशा वो लड़ाई करता था और सभी लोग उससे डरते थे। उस लड़के की बातों का मकसद साफ था, वो वागुरी को रिंतारो से दूर करना चाहता था। ये सब सुनकर रिंतारो को याद आने लगता है कि कैसे लोग हमेशा उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं और उन्हीं अफवाहों की वजह से सब उससे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन तभी वागुरी उन लड़कों की तरफ देखकर बोलती है तुम लोग रिंतारो को सिर्फ रोमर्स के बेस पर जज क्यों कर रहे हो? क्या कभी
तुमने उससे सीधे बात करने की कोशिश की है या उसे समझने की? अगर तुम ऐसा करते तो शायद तुम्हें पता चलता कि रिंतारो असल में कितना अच्छा इंसान है। उस पर वो लड़का मुंह फेर कर कहता है कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, जिस पर वागुरी उन्हें कहती है अगर तुम उससे बात करने की हिम्मत नहीं रखते तो उसके बारे में फालतू बातें फैलाना भी बंद करो। वागुरी की बात सुनकर वो लड़का गुस्से से भड़कते हुए कहता है, मैंने सोचा था तुम्हें तकलीफ देकर रिंतारो को परेशान करूंगा, लेकिन अब नहीं। और बिना कुछ सोचे समझे वो अचानक वागुरी की तरफ पंच कर देता है, लेकिन अगले ही पल रिंतारो वागुरी को ढक लेता है और वो घूंसा सीधे रिंतारो के सिर पर लगता है। पंच इतना जोरदार था कि रिंतारो के सिर से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी रिंतारो उन दोनों से कहता है, क्या अब तुम्हारा सेटिस्फेक्शन पूरा हो गया? रिंतारो की आंखों में वो गुस्सा देखकर उन दोनों की हालत पतली हो जाती है और वो बिना कुछ बोले डरते और माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब वागुरी भी घबरा जाती है क्योंकि रिंतारो के सिर से लगातार खून बह रहा होता है। वो उसका खून रोकने की कोशिश करती है और रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन रिंतारो उसे परेशान न होने के लिए कहता है। वो खुद भी झुककर वागुरी से माफी मांगते हुए कहता है, तुम इस सब में मेरी वजह से फंसी हो, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर वागुरी उसे देखकर कहती है, पता नहीं क्यों लोग तुमसे डरते क्यों हैं, क्योंकि मुझे तो तुम में एक बेहद अच्छा इंसान नजर आता है। अब वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उससे कहती है, और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रिंतारो अपने मन में सोचता है, लोग हमेशा मुझे मेरे चेहरे से जज करते हैं क्योंकि मैं डरावना दिखता हूँ, लेकिन क्या बस इतना ही काफी है किसी को परखने के लिए? मैंने तो बस हमेशा चाहा कि कोई मुझे समझे। जिसके बाद रिंतारो वागुरी को स्टेशन तक छोड़ देता है। स्टेशन पहुंचने पर वो दोनों अपने रास्ते जाने लगते हैं कि तभी वागुरी रोककर रिंतारो से कहती है, अगली बार हम फिर से साथ में केक खाएंगे। ये सुनकर रिंतारो की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। दूसरी तरफ वागुरी स्टेशन की सीढ़ियों पर होती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और दिल में एक याद कि कैसे रिंतारो ने उसे पंच से बचाने के लिए कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। फिर सुबह का वक्त होता है और क्लास में सबसे पहले रिंतारो पहुंच चुका होता है। उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या वागुरी फिर कभी उसकी बेकरी में आएगी? तभी उसकी नजर किक्यो एकेडमी की बिल्डिंग पर पड़ती है। एक खिड़की का पर्दा सरकता है और जैसे ही वो खुलता है वहाँ वागुरी खड़ी होती है। रिंतारो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो इतना शॉक होता है कि हड़बड़ाकर खुद की खिड़कियों का पर्दा बंद कर देता है और अब उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है कि आखिर वागुरी वहाँ कर क्या रही है और क्या हम दोनों एक ही उम्र के हैं? क्या वो वाकई किक्यो एकेडमी की स्टूडेंट है? और फिर एक ख्याल उसे अंदर से तोड़ने लगता है, किक्यो की लड़कियां तो हमारे स्कूल से नफरत करती हैं, तो क्या वागुरी भी वैसी ही है? ये सोचते सोचते रिंतारो का चेहरा उतर जाता है। अब हम यहाँ से आगे की कहानी को शुरू करते हैं। अब हमें रिंतारो की सोच की एक झलक दिखाई जाती है, जहाँ रिंतारो अपनी सोचों में उलझा हुआ बैठा होता है। उसे याद आता है वागुरी का वो मासूम सा चेहरा जो उसे कह रही थी, तुम बिल्कुल भी स्केरी नहीं लगते। और तभी स्क्रीन हमें वापस उस पल में ले जाती है जब रिंतारो ने खुद ही घबराकर खिड़कियों का पर्दा बंद किया था, क्योंकि उस वक्त वो इतना ज्यादा शॉक में था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वागुरी सच में किक्यो एकेडमी की स्टूडेंट है। अब सीन थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ रिंतारो का दोस्त उसामी बुरी तरह चिड़चिड़ाया हुआ होता है। वो गुस्से में बोलता है, जब भी मैं स्कूल आता हूँ या घर जाता हूँ, हर बार किक्यो एकेडमी की लड़कियाँ मुझे ऐसे घूरती है जैसे मैंने उनके साथ क्राइम कर दिया हो। फिर वो कहता है, वैसे भी मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं आ रहा हूँ। जिस पर साकू उससे कहता है, लेकिन यही वो एक स्कूल है जिसने तुझे यहाँ एडमिशन दिया है। अब उसामी कहाँ रुकने वाला था, वो फिर से शिकायतों की गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तभी साकू रिंतारो से पूछता है, आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी? लेकिन रिंतारो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। इतने में अयातो भी पूछता है, आखिर तुमने ये पर्दे क्यों बंद किए हुए हैं? अब रिंतारो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वो खुद भूल गया था कि उसने पर्दे बंद किए थे। तभी उसामी बोल पड़ता है, वैसे भी किक्यो एकेडमी की बिल्डिंग देखने से ही मूड खराब ही होगा। ये सुनते ही रिंतारो बिना सोचे समझे जोर से बोल उठता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके इतना तेज बोलने पर पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है। अपनी हरकत पर रिंतारो तुरंत माफी मांगता है और वो बहाना बनाते हुए कहता है कि असल में धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी, इसलिए मैंने कर्ट्स बंद कर दिए। लेकिन साकू भी सब समझ जाता है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिंतारो अपनी सोच में डूबा होता है। वो खुद से सवाल करता है, मैंने आखिर कर्ट्स क्यों बंद किए? और फिर उसका दिमाग सीधा वागुरी पर चला जाता है। वो अब सोचता है कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है क्योंकि वागुरी को पता चल चुका है कि मैं चिदोरी एकेडमी में पढ़ता हूँ। अब वो मुझसे नफरत करने लगेगी और शायद ये ठीक ही होगा क्योंकि मुझ जैसे इंसान का उसके साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल की क्लासेस खत्म होने के बाद, जहाँ उसामी रिंतारो को इनवाइट करता है उनके साथ थोड़ा घूमने चलने के लिए। और खास बात ये थी, आज रिंतारो की मॉम की तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आया होता, इसलिए वो उसामी का
इनवाइट एक्सेप्ट कर लेता है। अब सब मिलकर स्कूल से निकलने से पहले डिसाइड करते हैं कि वो सभी कैरियोके जाएंगे। स्कूल से बाहर निकलते हुए उन सभी की नजर गेट की तरफ जाती है, जहाँ एक बड़ी भीड़ जमा हो चुकी होती है। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए जैसे ही वो लोग आगे देखते हैं, सामने वागुरी खड़ी नजर आती है। उसे देखकर रिंतारो एकदम हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर वागुरी यहाँ क्या कर रही है। तभी उसामी अपने गुंडे वाले रूप में आता है और वागुरी से पूछता है, तुम आखिर किक्यो स्कूल की लड़की हमारे स्कूल के सामने क्या कर रही है? उसामी की ये टोन सुनकर वागुरी एकदम घबरा जाती है। उससे पहले ही रिंतारो आगे बढ़ता है और वागुरी हल्की आवाज में कहती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। तभी रिंतारो उसामी के पास पहुंचकर उसका कॉलर पकड़कर उसे उठा लेता है और रिंतारो कहता है, इसको डराने की जरूरत नहीं है। रिंतारो वागुरी की तरफ देखता है और उससे माफी मांगता है। उसामी वही खड़ा बोलने लगता है कि क्यों एकेडमी की लड़की अगर किसी को चिदोरी स्कूल में जानती है तो ये बहुत अनफेयर है। फिर अचानक वो रोते हुए कहने लगता है, मुझे भी एक क्यूट गर्लफ्रेंड चाहिए, और बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। उसकी ये हरकत मुझे काफी फनी लगती है यार। इसी बीच कि क्यों एकेडमी की दो लड़कियां तेजी से वागुरी की तरफ दौड़ कर आती है। वो घबराकर पूछती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से वापस चलो। वही पीछे खड़ी बाकी लड़कियां भी कमेंट करने लगती है, अगर तुम इनके साथ ज्यादा देर रह गई तो तुम्हें भी इनकी स्टुपिडिटी लग जाएगी। अब वो लड़कियां वागुरी को अपने साथ ले जाने लगती है और बोलती है, अच्छा हुआ आज होसीना यहाँ नहीं है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो सब मुड़ ही रही होती है कि तभी उसामी पीछे से चिल्लाकर कहता है, ओए कम से कम माफी तो मांग के जाओ। लेकिन वो लड़कियां पलटकर उसे बड़ी खतरनाक नजरों से घूरती है और बिना कुछ बोले सब वहाँ से निकल जाती है। और अब रिंतारो और वागुरी एक दूसरे को बस चुपचाप देखते रह जाते हैं। सीन कट होता है। अब वो सभी कैरियोके के लिए जा रहे होते हैं और उसामी हमें गुस्से में नजर आता है। दूसरी तरफ रिंतारो अब जाकर चैन की सांस लेता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल चलता है कि वागुरी उनके स्कूल के गेट पर क्यों खड़ी थी? क्या वो मुझसे मिलने आई थी? फिर वो खुद को समझाने लगता है, नहीं नहीं, ये बस मेरा वहम है। तभी उसके सारे दोस्त उसे हैरानी से देखने लगते हैं और बोलते हैं, रिंतारो आज तेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? पहले कभी तुझे ऐसे नहीं देखा। रिंतारो भी थोड़ा कंफ्यूज होकर अपने चेहरे को छूता है और तभी उसे एहसास होता है उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, शायद मैं सच में खुश हूँ। अब रिंतारो मन ही मन एक फैसला लेता है कि हमारा मिलना शायद सही नहीं है। उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है कैरियोके रूम की तरफ, जहाँ उसामी अपनी पूरी जान लगाकर गाना गा रहा होता है। वही दूसरी तरफ साकु रिंतारो से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? कुछ परेशान लग रहे हो, अगर कोई बात है तो तुम हमसे शेयर कर सकते हो, और तुम्हारी चोट देखकर नहीं लगता कि ये बस दीवार से टकराने से हुई है। अब रिंतारो के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होता है, क्या मुझे अपने दोस्तों को वागुरी के बारे में बता देना चाहिए? लेकिन फिर खुद ही जवाब देता है, वो लोग तो मुझे वागुरी से दूर रहने को ही कहेंगे, और वो गलत भी नहीं होंगे क्योंकि उनके साथ भी किक्यो गर्ल्स ने काफी बुरा बर्ताव किया है। फिर भी रिंतारो ये सब सुनना नहीं चाहता, इसीलिए वो कहता है, नहीं यार, कोई भी परेशान नहीं है, सब ठीक है। बात वही खत्म हो जाती है और सब वापस एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन साकु समझ जाता है कि रिंतारो उनसे कुछ छुपा रहा है। जैसे ही रिंतारो अपने घर के पास पहुंचता है, वो हैरान रह जाता है क्योंकि उनकी शॉप अब तक खुली हुई है, और जब वो घर के अंदर कदम रखता है वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वागुरी पहले से ही वहाँ मौजूद होती है और रिंतारो को देखते ही थोड़ा झिझकते हुए माफी मांगती है और कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए शायद मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी कर दी और उस वजह से काफी प्रॉब्लम भी हो गई। लेकिन रिंतारो कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक है। और तभी उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है, रिंतारो तुम कभी नहीं बताते कि तुम देर से आने वाले हो। रिंतारो की मॉम वागुरी को कुछ बचे हुए केक ऑफर करती है, लेकिन वागुरी मना करने लगती है। लेकिन अगले ही पल उसका पेट जोर से गुर्राता है और फिर रिंतारो और उसकी मॉम की हंसी छूट जाती है। रिंतारो वागुरी से कहता है, चलो हम दोनों एक साथ बैठ के केक खाते हैं। वागुरी उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा देती है। फिर वो दोनों टेबल पर आमने सामने बैठ के केक खाने लगते हैं। रिंतारो उसे देखकर मन में सोचता है, लगता है कि वागुरी को केक खाना वाकई काफी ज्यादा पसंद है। अब रिंतारो वागुरी से पूछता है, वैसे तुम हमारे स्कूल के गेट पर क्या कर रही थी? जिस पर वागुरी जवाब देती है, वो बस मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ये सुनकर रिंतारो थोड़ा चौंकता है। वागुरी अपनी बात जारी रखती है, अब से मैं कभी इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगी। और रिंतारो कुछ कहना चाहता था, जब मैंने तुम्हें वहाँ देखा तो मैं सच में बहुत खुश हो गया था, लेकिन वो खुद को बीच में ही रोक लेता है। लेकिन वागुरी अचानक बोल उठती है, अपनी बात को वापस मत लो, बस बोल दो। और उस पल में ही वो दोनों ही काफी शर्माने लगते हैं। लेकिन रिंतारो खुद को संभालते हुए बोलता है, सच कहो तो मुझे लगा था कि तुम दोबारा कभी शॉप में नहीं आओगी। अब वागुरी अचानक रुककर हैरान सी होकर पूछती है, तुम्हें क्यों लगा कि मैं शॉप पर नहीं आऊंगी? तभी रिंतारो थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, क्योंकि तुम किक्यो स्कूल से हो और मैं चिदोरी स्कूल से, तो मुझे लगा अब शायद हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जिस पर वागुरी उसे बताती है, मुझे तो और भी ज्यादा अच्छा लगा
लगा ये जानकर कि तुम चिदोरी स्कूल से हो। मैं तो बस तुम्हारे बारे में और जानना चाहती थी। इतना कहकर वो वहाँ से चुपचाप जाने लगती है और रिंतारो कुछ ठीक से समझ नहीं पाता, लेकिन जाते हुए वागुरी का चेहरा दुखी हो गया था, जो देखकर रिंतारो को अंदर ही अंदर बुरा लगने लगता है कि शायद मैंने ये बोलकर वागुरी को चोट पहुंचा दी। तभी पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और रिंतारो का चेहरा देखते ही चौंक कर बोल पड़ती है, मैंने किसी स्केलेटन तो पैदा नहीं किया था। अब रिंतारो बिना कुछ छुपाए अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है, लेकिन बात खत्म होते ही उसकी मॉम गुस्से से उसे एक टपली मार देती है और बोलती है, कल जो कांड हुआ उससे भी तुम कुछ नहीं सीखे? कम से कम वागुरी को स्टेशन तक छोड़ने तो जा सकते थे। रिंतारो उनसे पूछता है, मुझे समझ नहीं आता कि वागुरी मुझे देखकर इतनी खुश क्यों हो जाती है। ये सुनकर उसकी मॉम बस एक लंबी सांस लेती है और खुद से कहती है, आखिर मैंने तुम्हारे परवरिश में कौन सी कमी छोड़ दी थी? अब उसकी मॉम उसे देखते हुए पूछती है, तुमने कुछ भी नोटिस नहीं किया? जिस पर रिंतारो थोड़ा कंफ्यूज होकर मना कर देता है। तभी मॉम उसे समझाती है, तुम वागुरी के साथ वही कर रहे हो जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ करते हैं। तुमने वागुरी को उसके अपीयरेंस से जज करना शुरू कर दिया और जैसे ही तुम्हें पता चला कि वागुरी किक्यों स्कूल में पढ़ती है, तुमने उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल दिया। लेकिन क्या वागुरी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया जबकि वो भी ये जान चुकी थी कि तुम चिदोरी स्कूल से हो? रिंतारो को अब जाकर एहसास होता है कि वो वागुरी को सिर्फ उसके स्कूल से जज कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे लोग मुझे मेरे स्केरी लुक से जज करते हैं। ये सोचते ही उसके अंदर गिल्ट की लहर दौड़ जाती है और वो खुद को जोर से एक पंच मारता है। ये देखकर उसकी मॉम एकदम घबरा जाती है, लेकिन रिंतारो बस सिर झुकाकर कहता है, मैं कितना बेवकूफ था। मैं वही चीज वागुरी के साथ करने लगा जो सालों से लोग मेरे साथ करते आ रहे हैं। फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू मॉम, मेरी आंखें खोलने के लिए। अगली सुबह वागुरी जल्दी स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचती है वो वही रुक जाती है क्योंकि सामने रिंतारो खड़ा होता है। उसे देखकर वागुरी हैरान हो जाती है। रिंतारो उसके पास आता है और उसे देखकर कहता है, मुझे पता था अगर मैं जल्दी आऊंगा तो मैं तुमसे मिल पाऊंगा और मैं माफी चाहता हूँ वागुरी, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए। सॉरी। ये शब्द सुनते ही वागुरी एकदम नीचे बैठ जाती है। उसे ऐसा करते देख रिंतारो घबरा जाता है। थोड़ा रुकने के बाद वागुरी शर्मिंदा सी आवाज में बोलती है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रिंतारो। हाँ, मैं दुखी थी, लेकिन उस दुख का कारण मेरी खुद की स्वार्थी सोच थी। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, इसके लिए सॉरी। और सच कहूँ तो तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। वागुरी की बातें सुनकर रिंतारो कुछ सोचकर मन ही मन में कहता है, वागुरी हमेशा अपने दिल की बात साफ साफ कह देती है। अब वक्त आ गया है कि मैं भी खुद की सच्चाई को फेस करूं। अब रिंतारो वागुरी से कहता है, सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे स्कूल्स एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, और सबसे ज्यादा मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई तुम्हें कुछ कहे या तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़ो। वो एक पल रुककर गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं माफी चाहता हूँ वागुरी, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ पर फोकस करो, मुझ पर नहीं। अब रिंतारो की बातों को सुनकर वागुरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो एकदम से खड़ी होती है और फिर से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मैं वागुरी हूँ और भले ही हमारे स्कूल अलग अलग हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहती हूँ। इस पल कुछ तो खास था क्योंकि रिंतारो के दिल में कुछ महसूस होती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब उन दोनों ने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लिए हैं। अब रिंतारो अपने क्लासरूम में पहुंच चुका होता है। दूसरी तरफ वागुरी के क्लास में फिलहाल कोई नहीं होता, तो वो भी खिड़की के पास जाकर कर्टेन खोल देती है और जैसे ही वागुरी कर्टेन खोलकर सामने रिंतारो को देखती है, वो खुशी के मारे उछलने लगती है और वही दूसरी तरफ रिंतारो भी हल्के से हाथ हिलाकर उसे हाई करता है। और उसी पल रिंतारो को एक गहरा एहसास जागता है और वो खुद से कहता है, जिस दुनिया का मैं कभी हिस्सा नहीं बन सका था, शायद अब उसी दुनिया में मेरी जगह बन रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए ये दिलचस्प कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन याद रखना ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि रिंतारो और वागुरी की जिंदगी में आने वाले हैं कुछ ऐसे पल जो उन्हें और करीब लाएंगे या फिर उनके बीच की दूरी और भी गहरी हो जाएगी। तो तैयार रहो उनके इमोशनल, मैजिकल और अनप्रेडिक्टेबल सफर के लिए। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक ठोक देना, कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी और भी शानदार कहानियां अभी बाकी है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा मिनासा।